हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो अप मंत्रा। ग्रो अप मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं अपने एक नए सेशन के साथ। जी हाँ साथियों, जो हमारा फिलहाल सीटेट चल रहा है उसके लिए शिक्षण शास्त्र आता है, पेडागोजी आता है, जो कि एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है हमारे सीटेट की परीक्षा में। साथ ही वर्तमान में हमारी केवीएस पीआरटी के लिए भी एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, तो उसमें भी शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी को बहुत अच्छा खासा वैल्यू दिया गया है। तो उसके एग्जाम, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा शिक्षण शास्त्र को बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ने की अब एक नीड बन गई है। तो इसलिए इसके लिए एक सेशन स्टार्ट किया गया है। आपका जो सीटेट की तैयारी तो हमारी चल ही रही है, उसी में शिक्षण शास्त्र हमें करना भी था, लेकिन अब साथ में हम इसको केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलेंगे। तो इसके माध्यम से हमारा केवीएस और सीटेट दोनों के लिए शिक्षण शास्त्र को तैयार करेंगे। तो साथियों, हमने सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से की है, सीडीपी और हमने ईवीएस आदि विषयों को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आज हम अपने इस नए सेशन को, नए सब्जेक्ट को, नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अपनी इस आज की क्लास के माध्यम से, जिसकी क्लास हमारी आज पहली क्लास है, यानी कि क्लास 1 है, जिसमें आज हम शिक्षण शास्त्र को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। साथियों, शिक्षण शास्त्र को हम पहले अपना कुछ जो थ्योरेटिकल क्लासेस के रूप में करेंगे, जिसमें हम इनको डिटेल से जानेंगे कि शिक्षण शास्त्र आखिरकार है क्या, शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण विधियां क्या हैं, कौन सी विधि किस पर आधारित है, क्या क्या हमारे शिक्षण शास्त्र में शामिल किया जाता है। इन चीजों को पहले डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा उद्देश्य होगा कि हम शिक्षण शास्त्र से संबंधित डिफरेंट अप्रोच पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की इस थ्योरेटिकल जो हमारी क्लास होगी, जिसमें आज हम शिक्षण शास्त्र की पहली क्लास करेंगे, और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, और इसकी प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, और शिक्षा के प्रकार क्या हैं। तो उसी में हम इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं पहले बिंदु से। तो चलते हैं फटाफट से आज के इस सेशन की ओर। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शिक्षा से। तो शिक्षण शास्त्र को साथियों जानने से पहले आवश्यक है कि शिक्षा को जाना जाए कि शिक्षा है क्या। तो बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल 0 पॉइंट से करेंगे और एक एक बिंदु को बढ़ाते हुए कंप्लीट शिक्षण शास्त्र को हम समझेंगे। तो शिक्षा, जिसे इंग्लिश में एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, तो शिक्षा यानी कि एजुकेशन जो है हमारा, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की अगर बात करें तो ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। किससे बना है? एजुकेटम शब्द से बना है, जिसमें ई प्लस डी को, यानी कि ई का मतलब होता है अंदर से और डी को का मतलब बाहर निकालना। अर्थात एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अंदर से चीजों को बाहर निकालने का प्रयास करती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि बालक में जन्मजात को क्षमताएं होती हैं, आवश्यकता है उनको बाहर निकालने की। तो उसके संदर्भ में कौन काम करता है? हमारी शिक्षा काम करती है, हमारी एजुकेशन काम करती है। तो वही क्या है? हमारा एजुकेशन है। तो एजुकेशन का मुख्य तौर पर काम क्या है? हमारे अंदर की चीजों को, हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं उनका विकास करना, उनको विकसित करना या बाहर निकालना। बिल्कुल डिटेल में जानेंगे अच्छे से। तो जॉन डीवी के अनुसार जान लेते हैं शिक्षा क्या है। तो शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है। बिल्कुल साथियों, जो भी हमारी व्यक्ति की क्षमताएं होती हैं, भाषाई क्षमता होती हैं, हमारी शारीरिक क्षमताएं होती हैं, मानसिक क्षमताएं होती हैं, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, जो भी क्षमताएं होती हैं, कहीं ना कहीं इन सभी का विकास हमारे शिक्षा के माध्यम से ही होता है, जिनसे हम अपने पर्यावरण पर नियंत्रण कर पाते हैं और अपनी सभी संभावनाओं को, अपनी जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं, उनको पूर्ण कर पाते हैं। तो जॉन डीवी ने इस कथन के माध्यम से अपनी इस बात को समझाया है कि शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है, जिनसे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। वहीं अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा क्या है। तो इनके अनुसार या अरस्तु के अनुसार शिक्षा का अर्थ है शरीर स्वस्थ में, स्वस्थ मन में का निर्माण करना, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निर्माण करना ही क्या है? एक शिक्षा है। क्योंकि इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उसी से को कनेक्टिंग करते हुए कहा है कि शिक्षा क्या है? हमारे शरीर जो है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करने का काम करती है। तो वो कौन है? हमारी एजुकेशन है या शिक्षा है। अब जानते हैं साथियों इसके शिक्षा के हमारे क्या प्रकृति है या इसके क्या गुण हैं। तो शिक्षा की प्रकृति या गुण जानते हैं।
तो सबसे पहला स्टेटमेंट शिक्षा के संदर्भ में कि शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल साथियों, जो सीखना है हमारा, दूसरे शब्दों में इसको सीखना या अधिगम भी कह सकते हैं। तो जो हमारा सीखना है या अधिगम है साथियों, वो जीवन भर चलता है, संपूर्ण जीवन चलता है। हम अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन प्रति क्षण कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो वही क्या है, शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। मुख्यतः इसमें औपचारिक व अनौपचारिक होते हैं। तो औपचारिक जो हमारा व्यवस्थित एक नियमबद्ध व्यवस्था के साथ सीखा पढ़ा जा रहा है, और अनौपचारिक जो हम दिन प्रतिदिन कहीं भी किसी भी समय जो भी बिना किसी इंटेंशंस के चीजों को सीख रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो वो भी कभी ना कभी, कहने का मतलब है कि हर प्रकार से वो शामिल होता है। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम इस समय शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इस समय नहीं हो रहे हैं। हम कुछ भी करते हैं, हम हर वक्त हर क्षण कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे होते हैं। इस आधार पर शिक्षा को हम क्या कह सकते हैं कि ये जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस माना गया है हमारी एजुकेशन को। शिक्षा क्या करती है, शिक्षा हमारे जो है विकास में चलने वाली एक प्रक्रिया है, और इसमें त्रिमुखी प्रक्रिया इसको माना गया है, यानी कि ट्राइपोलर सिस्टम माना गया है एजुकेशन को। कहने का मतलब है शिक्षा हमारी 3 प्रकार से चलती है। जो वर्तमान में सबसे अच्छा जो माना गया है सैद्धांतिक रूप से शिक्षा के संदर्भ में जो बात की गई है एज ए प्रोसेस, उसको त्रिमुखी या ट्राइपोलर माना गया है, जिसमें हमारे 3 चीजें शामिल की गई हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, और तीसरा स्थान है समाज या पाठ्यक्रम को। पाठ्यक्रम के संदर्भ में इसको संकुचित अवधारणा मान लेते हैं, और समाज को जोड़ते हैं तो ये फिर एक व्यापक अवधारणा मानी जाती है। लेकिन पाठ्यक्रम, समाज कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के बारे में हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमसे कनेक्ट करती हैं। तो इसलिए जो हमारी शिक्षा की प्रकृति है वो त्रिमुखी है, और इसमें 3 चीजों को शामिल किया गया है, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम या समाज को। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम सामाजिक व संस्थागत प्रेरणा फलती फूलती है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से हम समाज को, संस्था को, अपने आसपास को, इस जीवन को, इस प्रकृति को समझते हैं, और इसके माध्यम से हम उनके साथ समायोजन कर पाते हैं। तो शिक्षा क्या हुई, हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम सामाजिक, संस्थागत और विभिन्न प्रकार से चीजों को करने के योग्य बनते हैं। इस प्रक्रिया में बालक के आंतरिक गुणों का विकास एवं प्रकाशन होता है। अर्थात ये हमारे अंदर जो भी हमारी इंटर या इनर जो क्वालिटीज हैं, इनको डेवलप करने का काम करती है, उनको बढ़ाने का काम करती है, उनमें सुधार करने का काम करती है, और वो हमारे व्यवहार में भी शामिल होते हैं परिवर्तित रूप से। तो वही क्या है, हमारी शिक्षा है, जो कि हमारे अंदर हमारे आंतरिक गुणों का विकास करने का कार्य करती है। साथियों, शिक्षा के उद्देश्य, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसका कि शिक्षा के आखिरकार उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के उद्देश्यों में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला उद्देश्य इसका मानेंगे ज्ञानार्जन का उद्देश्य। सर्वप्रथम हमें शिक्षा से पहले क्या होता है, किसी भी चीज का ज्ञान होता है, हम किसी भी चीज को जान पाते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं तभी हमारी किसी चीज के प्रति समझ पैदा होती है, और फिर हम उसको अपने जीवन में प्रयोग कर पाते हैं। तो शिक्षा का सर्वप्रथम सबसे मूलभूत जो उद्देश्य है, वो सबसे पहला जो शुरुआती कहेंगे आप, वो है ज्ञानार्जन। ठीक है, तो एक्वायर ऑफ नॉलेज इज एक प्रकार का हमारा ये मेन मोटिव है, जो प्राइमरी लेवल का मोटिव है ऑफ द एजुकेशन। क्या है कि ज्ञानार्जन का उद्देश्य है। इसी के साथ हमारा क्या होता है, शिक्षा के माध्यम से हमारा चरित्र का निर्माण होता है। जो हमारा एक व्यक्तित्व है, जो हमारा चरित्र है, जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है, या सामाजिक सफलता का उद्देश्य है, यानी कि जो अपने आसपास के लोगों से हम समायोजन करते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, उनके अनुरूप व्यवहार को करते हैं, और अपने समाज, प्रकृति, आसपास के लोगों के नियमों को जो हम मानते हैं, अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। ये सभी क्षमताएं हमारे अंदर शिक्षा के माध्यम से विकसित होती हैं, या इनको निर्माण करने का कार्य शिक्षा के द्वारा होता है। तो शिक्षा के उद्देश्यों में हम ज्ञानार्जन का उद्देश्य, चरित्र निर्माण का उद्देश्य तथा सामाजिक सफलता का उद्देश्य को रखते हैं। साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हैं। सांस्कृतिक उद्देश्य, इसके माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से हमें अपनी संस्कृति से परिचित होने का मौका मिलता है, अपनी संस्कृति को समझ पाते हैं, संस्कृति के आधार पर अपनी चीजों को कर पाते हैं। और साथ ही साथ हमारा शारीरिक विकास होता है, क्योंकि शिक्षा के आधार पर ही हमें चीजों को
रिएक्ट करने का, समझने का, करने का, सभी प्रकार की चीजों का दृष्टिकोण का विकास होता है, जिसमें से कहीं ना कहीं एक हमारा शारीरिक विकास भी इसी के ऊपर निर्भर करता है। और हम व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से क्या हो पाते हैं, परिपक्व हो पाते हैं, समाज में एक ऐसी अंत्यक्रिया करते हैं जिससे हमारे जो है सभी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ना कि सिर्फ अपना, बल्कि हम अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने देश, सभी का, संस्कृति का पोषण करते हैं, उनको फायदा पहुंचाते हैं या उनको फलने फूलने में, उनको विकसित होने में मदद करते हैं। इन सब के पीछे हमारा रोल किसका होता है? बेसिकली एजुकेशन ही है, जो हमें इस तरीके से इंटरेक्शन करने, इन चीजों में शामिल होने, विभिन्न विभिन्न प्रकार से चीजों को करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से हमारी संस्कृति का विकास होता है, हम संस्कृति को समझ पाते हैं, हमारा शारीरिक विकास होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक जो भी हमारे उद्देश्य हैं हम उनको प्राप्त कर पाते हैं, अपनी समाज, संस्कृति आदि सभी की पूर्ति कर पाते हैं, या उनको उन चीजों की प्राप्ति करा पाते हैं जो हमसे वो अपेक्षा करता है। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा का जो उद्देश्य है वो हमें पूर्णता प्रदान करने से है। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य कोई एक या दो नहीं होते हैं, जीवन में हमारे विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले स्वस्थ शरीर होना चाहिए, एक तार्किक मन या मस्तिष्क होना चाहिए, हमारे नैतिक विकास होना चाहिए, लोगों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, अपने आसपास के लोगों से समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात सामाजिकता का पूर्ण रूप से अच्छे से विकास होना चाहिए। आर्थिक स्तर पर भी हम, यानी कि जो रोटी भूख है हमारी, कपड़ा है, जो भी सामाजिक सुरक्षा है, शारीरिक सुरक्षा है, सम्मान है, इन सभी की पूर्ति हम किसके माध्यम से कर पाते हैं? शिक्षा के माध्यम से कर पाते हैं, क्योंकि शिक्षा ही हमें समायोजन, व्यवहार करने, सीखने, एक तर्कपूर्ण ढंग सोचने का, काम को करने का एक विकसित करती है, पैदा करती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष को पूर्णता कर पाते हैं, या उसमें परिपक्वता ले पाते हैं, या उसको अच्छे से अपनी जीवन के लिए लाभकारी बना पाते हैं। और हमें क्या करती है? शिक्षा हमें वातावरण के अनुकूल बनाती है, जिससे कि हम अपने वातावरण के अनुसार चीजों को कर सकें, वातावरण को समझ सकें। साथ ही साथ हमें ये व्यावसायिक उद्देश्यों की भी प्राप्ति कराती है, या जीविकोपार्जन से संबंधित चीजों की हमें जो भी समस्याएं हो सकती है उन सबको खत्म करती है, क्योंकि एक शिक्षा जो है वो हमें हर प्रकार से सोचने समझने का नजरिया देती है, एक समझ पैदा करती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें निश्चित तौर पर सफल होते हैं, सफलता प्राप्त होती चली जाती है। और जिसके तत्पश्चात हमारे क्या होता है, हम जो भी व्यवसाय आदि चीजों को चुनते हैं उसमें भी निपुणता हमें मिलती चली जाती है। और साथ ही साथ ये लोकतंत्र की सफलता का भी उद्देश्य है, यानी कि जो भी हमारा समाज है उसमें जो भी हमारे अधिकार हैं, हमारे समाज के अधिकार हैं, हमारे आसपास के लोगों के जो अधिकार हैं हम उनको समझते हैं और उनके अनुसार उसी प्रकार से उनके साथ अपना अपना व्यवहार करते हैं, यानी कि हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं, साथ ही साथ दूसरों के भी कर्तव्य और अधिकारों को समझते हैं। इसके माध्यम से अर्थात हम कह सकते हैं एक अच्छे लोकतंत्र का विकास होता है, या हम एक लोकतांत्रिक व्यक्ति बनते हैं। एक सामाजिक एकता, सद्भावना और भाईचारा, इस प्रकार से सभी चीजों का, सद्गुणों का हमारे अंदर विकास होता है। तो किसके माध्यम से होता है? होता है हमारी शिक्षा के माध्यम से। तो ये साथियों हमने जाने कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, और जानेंगे कि शिक्षा को हम किस किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा के समानार्थी शब्द हैं, अर्थात शिक्षा हम कहां कहां पर ले रहे हैं, हम कौन कौन सी एक्टिविटीज को कर रहे हैं जिनको हम शिक्षा में शामिल करेंगे, अर्थात उन्हीं को हम कह सकते हैं शिक्षा के समानार्थी शब्द। तो सबसे पहले तो एक शिक्षण ही है, जब हम क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षक के माध्यम से या अध्ययन करा रहे हैं, तो वहां पर वह भी क्या चल रही है? शिक्षा की ही प्रक्रिया चल रही है, या वो शिक्षा का ही पर्याय माना जाएगा, समानार्थी है। अर्थात जब शिक्षक, छात्र तथा विषय वस्तु के बीच संबंध स्थापित होता है तो उसे शिक्षण कहा जाता है, और ये शैक्षणिक प्रक्रिया का संकेत देता है। तो शिक्षण जो है वो हमारा एक प्रकार से शिक्षा का ही रूप है, या शिक्षा ही है वो, हम इसको एक रूप से पर्याय कह सकते हैं। तो सब शिक्षण चल रहा है तो समझो क्या चल रहा है कि शिक्षा चल रही है। और क्या है? निर्देश। एक शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक निर्देश की भी प्रक्रिया, अगर निर्देशन की प्रक्रिया चल रही है तो निश्चित तौर पर वहां पर क्या है? शिक्षा चल रही है, या शिक्षा ही है वह।
तो निर्देश, सूचना, ज्ञान या कौशल प्रदान करना ही सब भी क्या है, हमारा शिक्षा ही है, हम उसको शिक्षा ही मानते हैं। ये भी एक प्रकार से शिक्षा का ही पर्याय होगा। ट्यूशन, ट्यूशन से आपने सुना होगा, जब किसी को हम व्यक्ति को किसी को भी पर्टिकुलर कुछ निश्चित बिंदुओं में समस्या होती है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हम स्पेशल अटेंशन या अवधान प्राप्त करते हैं अपने से ज्यादा किसी ज्ञानवान व्यक्ति से, या उसके माध्यम से जब हम अपनी समस्याओं का, मूलभूत बिंदुओं का, जो हमारे विशेष जटिल बिंदु हैं, उनको बिल्कुल निजी प्रकार से जब हम उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसे ट्यूशन कहा जाता है, जिसको आप दूसरे शब्दों में भी समझते हैं। लेकिन ट्यूशन का मतलब है कि निजी रूप से अपनी कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु किसी अच्छे उच्च ज्ञानवान व्यक्ति से उनसे अपनी समस्याओं का निराकरण करने की प्रक्रिया ही क्या है, ट्यूशन है। तो ये ट्यूशन भी अगर चल रहा है तो समझ लीजिए कि शिक्षा चल रही है। तो ट्यूशन भी अपने आप में एक शिक्षा का ही पर्याय माना जाता है। अगला है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, आपने सुना होगा अक्सर। तो ट्रेनिंग, ये व्यवहारिक शिक्षा भी इसको कहा गया है, क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जब हम किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं तो उस काम को करने से पहले पर्टिकुलर उस काम से संबंधित जो भी कनेक्टिंग चीजें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनकी शब्दावली से परिचित होना और उनको प्रयोग करने की जो भी कौशल्स हैं, स्किल्स हैं, उनको डेवलप करना। या दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कह सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। या ट्रेनिंग जो है वो स्किल डेवलपमेंट की जो है हमारी क्या है, प्रोसेस है। तो उसी को हम, अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या हम किसी कार्य को सीख रहे हैं या कौशल विकसित कर रहे हैं तो वहां भी हमारा क्या है, शिक्षा ही चल रही है, अर्थात वह भी शिक्षा ही है। अगला है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिल्कुल साथियों, तो डिसिप्लिन, इसके प्रभावी कार्य या सत्य आचरण के लिए क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम किसी को अनुशासन से संबंधित चीजों से जोड़ रहे हैं, उसको अनुशासन से जोड़ रहे हैं, अनुशासन संबंधी क्रियाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी शिक्षा ही चल रही है, वह भी शिक्षा में ही इसको शामिल किया जाएगा। क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति ही किसी भी चीज को अच्छे से कर सकता है। तो सीखने समझने की जो क्षमता है, जो गुण है, उनमें एक अनुशासन को भी शामिल किया गया है। अगर हम एक अनुशासित व्यक्ति हैं, हमारे को अच्छे से अनुशासन या अनुशासित किया गया है, या फिर हम अनुशासित हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो अच्छी चलती है और हम आसानी से चीजों को सीख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुशासन भी हमारे लिए शिक्षा का ही एक पर्याय है या पर्याय माना जाता है। अगला है सिद्धांत बोधन। बिल्कुल, सिद्धांत बोधन यानी कि जब हम किसी चीज के संदर्भ में पर्टिकुलर उसके सिद्धांत या विचारधारा या मत का विरोध कराते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, उनके अनुसार ऐसा कहा गया है। तो जब हम किसी व्यक्ति के जिन निश्चित तौर पर जब किसी ने किसी चीज को प्रायोगिक दृष्टि से प्रयोग करते हुए, बहुत अच्छे से समझते हुए अपने विचारों को लिखा है, बताया है, और जब हम उन विचारों को पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर भी क्या चल रहा है, शिक्षा कार्य का ही कार्य चल रहा है, या वह भी क्या है, एक प्रकार से शिक्षा ही है। तो अगर हम किसी चीज का सिद्धांतों को बोध कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहां पर भी क्या चल रहा है, हमारा शिक्षा ही चल रही है, या फिर यह भी एक प्रकार से शिक्षा का ही पर्याय माना जाता है। अगला है पालन पोषण। बिल्कुल साथियों, जो आसपास हमारे पालन पोषण किया जा रहा है माता पिता के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जो भी लोग हमारे आसपास हैं, वो दिन प्रतिदिन हमें विभिन्न प्रकार की चीजों से अवगत कराते हैं, जोड़ते हैं, शामिल करते हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा ही चल रही है, क्योंकि वो चीजें हमारे जीवन में बड़ा ही अमिट प्रभाव डालती हैं। अर्थात वह चीजें हमारे जीवन से कभी अलग नहीं हो पाती हैं और हमारे साथ शामिल रहती हैं, और हम उनको निश्चित तौर पर हर बिंदु पर अपने हर कार्य में शामिल कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पालन पोषण भी जो है हमारा, वह भी हमारा एक शिक्षा का ही प्रकार है, या वहां पर भी हमारा शिक्षा का ही कार्यक्रम चल रहा है। मैंने साथियों पहले ही बताया कि शिक्षा सिर्फ विद्यालयों में ही प्राप्त नहीं की जाती, विद्यालय के बाहर भी प्राप्त की जाती है, जिसको हम अनौपचारिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसलिए शिक्षा हमारे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानी गई है, सतत प्रक्रिया मानी गई है। तो पालन पोषण भी एक प्रकार में क्या है, शिक्षा का ही स्वरूप है, इसको इसका पर्याय माना जा सकता है। और है हमारी संस्कृति। जी हाँ साथियों, हम दिन प्रतिदिन अपने आसपास अपने लोगों के नियमों को मानते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन में रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के जन्म लेने से मरने तक हमारे विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, क्रियाएं होती हैं, जिनको हम दिन प्रतिदिन अपने किसी न किसी रूप में करते हैं।
तो जब हम इस प्रकार से इन व्यवहारों को, इन संस्कृत रिवाजों को, इन रूढ़ियों को अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने व्यवहार में लागू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। तो एक प्रकार से वह भी हमारा शिक्षा का ही पर्याय माना जाएगा, या वह भी हमारी एक प्रकार की शिक्षा की प्रक्रिया ही चल रही है, क्योंकि संस्कृति से और समाज से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारे वाइगोत्स्की जैसे लोगों ने, इन सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस पर समझाया भी है। तो हमारा बिल्कुल, तो समाज, संस्कृति सभी हमारी एक प्रकार से हमें शिक्षित करती है। तो कहने का मतलब है संस्कृति से परिचित होना या संस्कृति से में शामिल होना भी एक प्रकार का शिक्षा ही है, अर्थात संस्कृति भी हमारी एक प्रकार की शिक्षा ही है, या इसको इसका पर्याय माना जा सकता है। अगला बिंदु है साथियों शिक्षा के प्रकार, टाइप ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा कुल कितने प्रकार की है। तो जानेंगे इनको अच्छे से कि शिक्षा हमारी कितने प्रकार की है। तो शिक्षा के यानी कि जो उद्देश्य हैं उसके आधार पर उसके टाइप्सों को एक्सप्लेन किया गया है, कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर या उसको करने के आधार पर उसके कुछ टाइप्स बताए गए हैं। तो उनको हम जानते हैं अलग अलग दृष्टि से। पहला है शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर। अगर हम शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य बालक में 3 प्रकार के पक्षों का या गुणों का विकास करना है, अर्थात बालक के संदर्भ में उसके ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना है, उसके क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है और उसके भावात्मक पक्ष का विकास करना है। अर्थात बालक चीजों को जान सके, अपनी क्रियाओं में उसको शामिल कर सके और भावात्मक रूप से इमोशनली भी उसके संबंध में वो स्ट्रांग हो, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके, समझा सके, आदि आदि चीजें कर सके। तो उन्हीं सभी को क्या कहा गया है, शिक्षा के उद्देश्य कहा गया है। तो शिक्षा के उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, जो कि बीएस ब्लूम से संबंधित इस नाम को भी जोड़ा जाता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में इसको अच्छे से समझाया गया है। मूल्यांकन चैप्टर में भी हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की तो इसी वीडियो के कोने में आपको लिंक आ रहा है, इससे जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और जान सकते हैं मूल्यांकन क्या है। और उसमें उन्होंने क्रियात्मक, भावात्मक और जो भी हमारे ज्ञानात्मक पक्ष है उनको कैसे समझाया है। तो जानते हैं इनको। तो इसी में है हमारा पहला है हमारा ज्ञानात्मक शिक्षा या कॉग्निटिव एजुकेशन, जो कि इसके संदर्भ में बीएस ब्लूम ने अपने पक्ष दिए हैं, हमारे 6 दिए हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। बिल्कुल साथियों 6 दिए हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों में ज्ञानात्मक के संदर्भ में, कॉग्निटिव जो हमारे पक्ष हैं उनके संदर्भ में 6 प्रकार की क्षमताओं का विकास करना है, जिसमें क्रमशः इन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले बालक में ज्ञान की चीजें होंगी, फिर उनके आधार पर उसमें बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ की क्षमता पैदा होती है, फिर उसमें अनुप्रयोग करने की क्षमता, फिर चीजों को वह विश्लेषण कर पाता है, फिर संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस जोड़कर चीजों को बनाने का क्षमता पैदा होती है, तथा अंत में उसमें मूल्यांकन संबंधी क्षमता भी पैदा हो पाती है। तो इस शैक्षिक दृष्टि के आधार पर जो उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक में हमारे बीएस ब्लूम के अनुसार पहले 6 बताए गए हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। साथियों ये ज्ञानात्मक वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो जानते हैं ज्ञानात्मक के बाद दूसरे अन्य पक्ष जो है हमारे शैक्षिक दृष्टि के आधार पर है अगला हमारा भावात्मक शिक्षा या अफेक्टिव एजुकेशन। तो अफेक्टिव एजुकेशन के संदर्भ में क्रॉथवेल ने हमारे 6 पक्ष बताए हैं, क्रम बताया है कि पहले बालक में आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन तथा चरित्रीकरण का विकास होता है। अर्थात जो भावात्मक पक्ष के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि पहले व्यक्ति या बालक किसी भी चीज को रिसीव करता है, फिर उसके अनुसार रेस्पॉन्डिंग करता है, फिर उनको वैल्यू देना शुरू करता है और फिर उनको अवधारणा बनाता है उसी आधार पर, और फिर उन चीजों को वो धीरे धीरे व्यवस्थापित करना भी सीख लेता है और फिर उसी से आधार पर उसका कैरेक्टराइजेशन हो पाता है। तो भावात्मक शिक्षा के संदर्भ में हमारे 6 हैं, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन तथा चरित्रीकरण। और वहीं हमारा शैक्षिक दृष्टि के आधार पर हमारे तीसरे पक्ष हैं क्रियात्मक पक्ष या क्रियात्मक शिक्षा का विकास होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। सिम्पसन ने इसमें अपने 5 बताए हैं, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्दिष्ट अनुक्रिया, यंत्रीकरण और है हमारा जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया। तो ये सिम्पसन के अनुसार है कि हमारी शिक्षा के माध्यम से हमारे क्रियात्मक पक्षों का विकास होना चाहिए, जिसमें 6 बताए कि पहले बालक प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर उसी अनुसार चीजों को व्यवस्थित करता है, उसी के अनुसार फिर अनुक्रिया करना शुरू करता है और उसके आधार पर उसमें यंत्रीकरण यानी कि मैकेनिज्म की क्षमता पैदा होती है और फिर वो जटिल रूप से भी चीजों को करना
सीख पाता है। तो इस प्रकार से सिम्पसन के अनुसार क्रियात्मक पक्ष या क्रियात्मक शिक्षा के हमारे 5 होते हैं: प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्दिष्ट अनुक्रिया, यंत्रीकरण और जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया। तो याद रखेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर हमारे 3 हैं: ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ज्ञानात्मक में हमने जाने ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक रूप से हमने जाने आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण। और वहीं क्रियात्मक पक्ष में हमने जाने प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्दिष्ट अनुक्रिया, यंत्रीकरण और जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया। तो जानते हैं अगला हमारा शैक्षिक जो प्रकार है, शिक्षा के जो प्रकार हैं वो किसके आधार पर? व्यवस्था के आधार पर हमारी शिक्षा के कितने प्रकार हैं। तो साथियों, शिक्षा व्यवस्था के आधार पर शिक्षा के जो प्रकार हैं वो 3 बनाए गए हैं, अर्थात शिक्षा को किस प्रकार से उपलब्ध कराना है या बच्चों तक शिक्षा किस प्रकार तक पहुंचती है या हम कैसे चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। इस आधार पर शिक्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी है निरौपचारिक शिक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं औपचारिक मतलब फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन और निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो साथ ही एक एक को डिटेल में जानेंगे कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं और निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन, किसे कहते हैं? तो साथियों, यह शिक्षा कौन सी शिक्षा है जो साथियों हमने शिक्षा अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालय जैसे जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं आदि में जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी को ही क्या कहा गया है? औपचारिक शिक्षा कहा गया है। क्या कहा गया है? औपचारिक शिक्षा कहा गया है। अर्थात जो शिक्षा व्यवस्था हमारी 4 दीवारी के अंदर की जाती है या 4 दीवारी के अंदर जो शिक्षा हम उपलब्ध करा रहे हैं, पा रहे हैं, वो हमारी कैसी शिक्षा कहलाती है? औपचारिक शिक्षा, जिसमें कि जिसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्कूली शिक्षा या विश्वविद्यालय जो शिक्षा है हमारी, वही क्या है? हमारी औपचारिक शिक्षा है। इसके क्या गुण हैं तो एक एक को जानेंगे। इस प्रकार की शिक्षा के जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं वो पहले से ही निर्धारित किए होते हैं। बिल्कुल साथियों, आपके हर एक क्लास डिवाइड की गई है। क्लास को कभी आपने गौर से देखा हो तो उसको स्टैंडर्ड के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि जनरल हम क्लास बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए जो और भी अच्छा सटीक शब्द पुकारा जाता है वो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है कि ज्ञान को कितना उपलब्ध कराना है, इस आधार पर हमने डिवाइडेशन किया हुआ है, कौन कौन सी चीजें किस एज में, किस कक्षा में या किस स्टैंडर्ड में उपलब्ध करानी है। तो यानी कि ये सब चीजें पहले से निर्धारित किए हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं। अर्थात औपचारिक शिक्षा में हमारे लक्ष्य एवं उद्देश्य पहले से ही निर्धारित किए होते हैं, फिक्स किए होते हैं। और जानते हैं औपचारिक शिक्षा में क्या होता है। इस प्रकार की शिक्षा एक पूर्व निर्धारित अवधि तक सीमित होती है। कहने का मतलब इसका अपना एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने समय में इसको पूर्ण किया जाएगा। जैसे कि आप हाई स्कूल करते हैं तो उसके लिए 9th 10th 2 वर्ष का समय माना जाता है, इंटरमीडिएट के लिए 2 वर्ष है, प्राइमरी के लिए जो उच्च प्राथमिक है उसके लिए तुम्हारा 3 वर्ष है, 6 से 8, निम्न के लिए आपका कक्षा 1 से 5 तक हो गया। आपका प्री जो भी है, प्री सेशन भी होता है आजकल, जिसमें आप आंगनबाड़ी या विभिन्न प्रकार से पुकार सकते हो, उसमें भी कुछ समय फिक्स किया गया है। फिर विद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर आप ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातक उपाधि लेते हैं तो वो 3 वर्ष है। यानी कि सब चीज के लिए अपनी एक निश्चित समावधि को फिक्स किया गया है, जिसके अनुसार उसको शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति की जाती है। तो औपचारिक शिक्षा की एक निश्चित समय अवधि होती है, निश्चित आयु वर्ग होता है कि इतने आयु वर्ग के अनुसार इस प्रकार से इसको ग्रहण किया जाता है। और साथियों, जो हमारी औपचारिक शिक्षा है इसके संदर्भ में शिक्षकों की देखरेख में इस विशेष प्रक्रिया होती है। अर्थात इस प्रक्रिया में शिक्षकों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक प्रशिक्षित और अधिक ज्ञानवान व्यक्ति की उपस्थिति में इसको कराया जाता है, जो कि विभिन्न हमारे शिक्षण संस्थानों में कार्यरत होते हैं, जिनके द्वारा ये प्रक्रिया कराई जाती है। तो वही हमारी क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस प्रकार की संस्थानों के हमारे क्या होते हैं, यानी कि औपचारिक शिक्षा में हमारे कुछ अपने स्पेशल नियम होते हैं और विशेषकर उनको कहा जाए तो कठोर नियम होते हैं, अर्थात जो हमको मानने ही पड़ते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से समान नियम होते हैं, जो निश्चित तौर पर सभी को पालन करने के लिए बिल्कुल रूप से मुख्य रूप से इनको शामिल करना ही होता है। इसलिए इनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें कठोर नियम होते हैं। इस प्रकार की जो भी संस्थान होते हैं उनकी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, ये सब कुछ जो है विषय विशेषज्ञों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि पहले से ही निर्धारित करके जब लागू किए जाते हैं हमारे कक्षा के दौरान, हमारे शिक्षण संस्थानों में आदि में।
और हमारी औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, इस प्रकार की संस्थानों का जो पाठ्यक्रम है वो औपचारिक रूप से समय के अंतर्गत संपन्न भी कराया जाता है, यानी कि निश्चित समय अवधि है उसमें भी जो पाठ्यचर्या है, जो भी सब चीजें हैं वो निर्धारित हैं और उनको भी एक निश्चित समय अंतराल के दौरान ही उसको पूर्णतः कराया जाता है। और साथ ही साथ जो भी हमारी चीजें हैं उनको एक टाइम टेबल के अनुसार बिल्कुल डिटेल करते हुए, इनको डिवाइडेशन करते हुए, इनको क्लासिफाइड करते हुए एक समय के साथ उनको पूर्ण किया जाता है। और तत्पश्चात बालकों को उससे संबंधित क्या किया जाता है, उसकी परीक्षा भी ली जाती है और उसके जो है चीजों को प्रमाण पत्र या आदि भी दिए जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को पता होता है कि क्या सीखना है और कितना सीखना है, आदि आदि। और इस प्रकार की शिक्षा में अनुशासन पर बहुत ही या विशेष ध्यान दिया जाता है और अनुशासन संबंधी भी इसमें नियम होते हैं जिनको मानना पड़ता है। और सभी प्रकार की चीजें उसमें ऐसी भी शामिल होती हैं कि सीखने के तौर पर जो भी चीजें हैं नियमित तौर पर उनकी परीक्षाएं चलती रहती हैं। और भी जैसा कि मैंने बताया कि नियमित तौर पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से परीक्षाएं चलती रहती हैं, कभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से तो कभी सममेटिव असेसमेंट के माध्यम से परीक्षाएं चलती रहती हैं और उनके तत्पश्चात उनका मूल्यांकन कर प्रमाण पत्र आदि या डिग्री आदि प्रदान किए जाते हैं। तो ये सभी चीजें हमारी किस में आती हैं, औपचारिक शिक्षा में आती हैं। तो औपचारिक शिक्षा वो कौन सी है, जो स्कूली शिक्षा है जिसमें निश्चित समय अवधि है, टाइम टेबल है, एक समय बाद रुक जाती है, नियमित तौर पर उसमें परीक्षाएं होती हैं, डिग्री और प्रमाण पत्र, रिजल्ट, मूल्यांकन आदि सभी चीजें शामिल होती हैं। एक निश्चित व्यवस्था होती है, पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यचर्या होता है जिसको एक समय में कंप्लीट करना होता है। तो वही हमारी क्या कहलाती है, हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो अब जानते हैं इसी का दूसरा प्रकार हमारा अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा का मुख्यतः अगर हम बात करें तो इसका कोई निश्चित स्थान, कोई निश्चित कोई चीज नहीं होती है। ये जीवन भर संपूर्ण जीवन चलने वाली एक प्रक्रिया माना गया है। जब बालक का जन्म होने से लेकर मरने तक हम बालक जो भी कुछ करता है तो उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें वो सीखता है, समझता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इस प्रकार की शिक्षा को ही अनौपचारिक शिक्षा के नाम से या इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। यह हमें अपने परिवार, मित्र मंडली, समाज या आस पड़ोस, विद्यालय आदि कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। इसमें कोई इंटेंशंस नहीं होती है, अर्थात एक ऐसा शिक्षा का माध्यम, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसको हमने बनाया नहीं है, वो अपने आप बन जाती है, जिसमें बालक नियम के बजाय अर्जन के माध्यम से चीजों को ग्रहण करता है, सीखता है। कई बार नियम हो सकते हैं लेकिन वह ग्रहण अर्जन के माध्यम से ही किए जा रहे होते हैं। तो उसी को हम औपचारिक शिक्षा के माध्यम से पुकारते हैं या कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। इस प्रकार की शिक्षा को हम चलते फिरते कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई निश्चित हमारा टीचर नहीं है, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, कोई उद्देश्य हमारा फिक्स नहीं किया गया है। हम चलते हैं फिरते हैं, जो भी चीजें करते हैं उसके कारण हम जो भी चीजें अपने व्यवहार में बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ ले लेते हैं, वही हमारी शिक्षा होती है। इस प्रकार की शिक्षा को हम कहीं भी किसी भी आयु के व्यक्ति से, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई अधिक ज्ञानवान होना, हमसे अधिक प्रशिक्षित होना आदि चीजों की कोई भी बाध्यता नहीं होती है। यह बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है हमारी कौन सी, अनौपचारिक शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा के कोई भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होते, अर्थात इस प्रकार की शिक्षा के ऋणात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने पहले भी जाना है कि अर्जन में कई बार गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि जब हम स्वाभाविक रूप से किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो जब नियमों के आधार पर उनको ग्रहण नहीं करते हैं तो कई बार उनमें अशुद्धियां रह जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। और अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में कहा जाए तो ये कैसे ले रहे हैं, हम अपने पर्यावरण या अपने समाज या आसपास या पड़ोसी, मित्र मंडली, दोस्त आदि के माध्यम से इनको ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षा के कोई भी नियम नहीं होते हैं। देयर आर नो रूल इन द हमारे किसमें, इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई रूल नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई नियमों की बाध्यता नहीं है, कोई अनुशासन संबंधी नियम नहीं है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, बालक को एक प्रकार से आज़ादी होती है कि वह कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को कर सकता है, सीख सकता है, जान सकता है। और कहीं सही मायने में देखा जाए तो इसका कोई ऐसा माठड़ ही या कुछ चीज़ नहीं है कि इसमें नियम बनाए गए हों। ये अपने आप स्वतः ही चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके संदर्भ में नियम तो जब होंगे कि जब पहले किसी ने बनाया हो। इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति की ही अपनी क्षमता है जिसके माध्यम से हम
चीज़ों को सीख रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि बालक के साथ जब जन्म लेता है तो कुछ उसकी अपनी क्षमताएं होती हैं और वह हमारी सिर्फ विद्यालय से नहीं, अपने आसपास वातावरण से भी चीज़ों में अर्जन करने से और चीज़ों में शामिल होने से भी विकसित होती हैं। और हमारे अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसे बनाने के पीछे किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया स्वतः ही प्राकृतिक एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है। इस प्रकार की जो भी कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम इसमें नहीं होता है। इस प्रकार इसमें कोई भी ना तो समय सारणी होगी, ना कोई परीक्षा होगी, ना ही कोई हमारा परिणाम होगा, ना ही कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ना ही कोई फीस ली जाएगी, ना ही कोई किसी भी प्रकार का कोई खर्चा संबंधी इसमें चीजें होती हैं। इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने या प्रदान करने में किसी भी प्रकार का कोई मानसिक दबाव भी नहीं होता है और ना ही कोई परीक्षा, ना ही कोई प्रमाण पत्र, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं। तो यह हमारी कौन सी शिक्षा व्यवस्था हुई? अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था हुई। अब जानेंगे तीसरी, जो है हमारी निरौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम पत्राचार एजुकेशन भी कहते हैं, ओपन भी कह देते हैं, दूरस्थ एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा, जनसंचार माध्यम शिक्षा, प्राइवेट कह सकते हैं, ओपन एजुकेशन कह सकते हैं। अर्थात जो निरौपचारिक शिक्षा है वो हमारी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें व्यवस्थाएं तो सारी औपचारिक हैं, लेकिन सीखने सिखाने से संबंधित, शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं जो हैं वो निरौपचारिक होती हैं, इसलिए इसको अनौपचारिक होती है। अर्थात इसलिए ही इसको निरौपचारिक शिक्षा के नाम से पुकारा जाता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पत्राचार या जनसंचार साधन या दूरस्थ के माध्यम से जब हम अपनी किसी भी शिक्षा को पूर्ण करते हैं तो उसकी निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। यह है तो एक प्रकार से नियमबद्ध व्यवस्था वाली ही, लेकिन इसको चार दीवारी जो है हमारी, या जो बाउंड्री है कॉलेज या स्कूल की, उससे दूर रखा जाता है। अर्थात इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ भी बाध्यता नहीं है, कठोर नियम नहीं होते हैं, लचीले नियम होते हैं। व्यवस्थाएं औपचारिक वाली, जो कुछ चीजें उसमें औपचारिक हैं और कुछ चीजें अनौपचारिक रूप से शामिल की गई हैं, इसलिए इसको निरौपचारिक कहा गया है। इस प्रकार की शिक्षा मुक्त जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। इसके उद्देश्य तो स्पष्ट होते हैं, लेकिन इसकी कोई अवधि फिक्स नहीं की जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें कोई बाउंडेशन नहीं की जाती है। किसी प्रकार की एज जो भी लिमिट्स हैं आदि इनको नहीं लगाया जाता है। इनको करने के लिए सभी प्रकार से लिबरल यानी कि छूट दी जाती है। इसमें सही मायने में देखा जाए तो इसमें हमारा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं का समावेशन किया गया होता है, अर्थात इसमें दोनों प्रकार की चीजें शामिल हुई होती हैं। हमारी जो निरौपचारिक शिक्षा है इसमें अधिकतर हम बालकों को या बालक के संदर्भ में स्व अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है, या इसको हम स्व अध्ययन के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। नियम बिल्कुल सरल होते हैं, कोई कठोर नियम नहीं है, लचीली व्यवस्था होती है। शिक्षक तथा शिक्षार्थी को किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है, बस आपकी लेकिन परीक्षाएं आदि जरूर कराई जाती हैं और प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। निश्चित पाठ्यचर्या भी होती है, पूर्व पाठ्यक्रम का जो है हमारा पूर्व निर्धारित भी है, उसकी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें कठोरता के साथ इन चीजों को लागू नहीं किया जाता है और समय सारणी का तो इसमें कोई विशेष जोर ही नहीं होता है, ना तो वो बनाई जाती है ना ही उसको लागू किया जाता है। परीक्षाएं भी कराई जाती हैं तो नियमित तौर पर नहीं कराई जाती हैं, एक निश्चित अवधि पर कराई जाती हैं। बीच बीच में अनावश्यक परीक्षाओं का इसमें बोझ नहीं रहता है और किसी प्रकार से सीखने समझने के लिए कोई बाध्यता नहीं होती है, कोई कठोर नियम नहीं होते हैं, लेकिन परीक्षाएं जरूर होती हैं, चाहे एक बार हो या कम हो। प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं, समय अवधि भी है, लेकिन सीखने सिखाने से संबंधित इसमें बहुत ज्यादा छूट है और विशेष छूट के कठोर नियम नहीं है, लचीली व्यवस्था है। बहुत ज्यादा इसमें जो है एक ध्यान केंद्रित वाली कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का पता होता है कि पता है कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, लेकिन उसके लिए कोई विशेष मापदंड स्थापित नहीं किए गए कि यहीं से करना है वहां से करना है, या बालक की अपनी स्व अध्याय, अपनी प्रकृति, अपनी रुचि के अनुसार अपनी चीजों को किसी भी प्रकार से वो सीख सकता है, समझ सकता है, कर सकता है। तो अनुशासन पर भी इसमें बहुत ज्यादा कोई बल नहीं होता या किसी भी प्रकार के नियम पर कोई बल नहीं होता है। इस प्रकार की शिक्षा में विद्यार्थी को प्रमाण पत्र डिग्री प्रदान की जाती है, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि इसमें बालक पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो दबाव है वो नहीं पाया जाता है, यानी कि बिना दबाव के शिक्षा इसमें प्राप्त की जाती है। तो हमने जाना साथियों किसके आधार पर, हमारी जो है व्यवस्था के आधार पर हमारे शिक्षा के कितने प्रकार हैं।
अब जानेंगे हमारी शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षा कितने प्रकार की है। तो इसके आधार पर यानी कि जो हमारी व्यवस्था है उसके आधार पर शासन की यानी कि किसको हमें पावर देनी है, इस आधार पर जो हमने शिक्षा की व्यवस्था की है उसको हम कहते हैं शासन प्रणाली के आधार पर, जिसमें 3 हैं, प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक और हस्तक्षेप रहित शिक्षा। 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो जानते हैं साथियों इसमें किसको क्या कहा गया है। तो पहला है हमारा प्रभुत्ववादी या एक तांत्रिक शिक्षा या निरंकुशवादी या सुप्रीम एज एजुकेशन। तो साथियों जो हमारे प्राचीन काल की अगर हम बात करें, बहुत पुराने समय की बात करें, तो प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसमें बालक को बहुत अच्छा कोई खास स्थान नहीं था। उसमें सर्वे सर्वा जो था वो शिक्षक हुआ करता था और बालक एक प्रकार से असहाय और कमजोर उसमें शामिल किया जाता था। उसकी आवश्यकताओं रुचियों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को ही प्रभुत्ववादी या एक तांत्रिक शिक्षा के नाम से जाना जाता था और इसमें कहीं ना कहीं सारी पावर एक पर्सन को ही दे दी गई है। इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था को निरंकुशवादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है या इसको सुप्रीम एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक को क्या था, हमारे शिक्षक को है जो है मुख्य स्थान था और बालक को गौड़ यानी कि सेकंड स्थान दिया गया था। इसमें जो मुख्य रूप से क्रियाशील कौन रहता था, शिक्षक। तो मुख्य रूप से इसमें क्रियाशील रहता है हमारा शिक्षक और बालक को इसमें एक प्रकार से निष्क्रिय रखा जाता था या उसका उसमें कोई विशेष महत्व नहीं होता था। तो ये प्राचीन काल की शिक्षा थी। वर्तमान में साथियों लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवस्था के आधार पर ऐसी शिक्षा भी रही है तो इसको जानना आवश्यक बनता है। तो प्रभुत्ववादी या एक तांत्रिक शिक्षा हमारे प्राचीन काल की सभ्यता से शिक्षा से इसको जोड़ा जाता है, जिसमें बालक को क्या था, गौड़ स्थान था, सेकंड लेवल पर रखा जाता था। सर्वे सर्वा जो माना गया था उसमें शिक्षक को माना गया था, जिसमें बालक अपने आप को तनाव में दबाव में महसूस करता था और अपनी जो भी उसकी रुचि है, आवश्यकताएं हैं, जो भी उसकी योग्यताएं हैं उनको उसमें विशेष ध्यान नहीं रखा जाता था। तो उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को ही प्रभुत्ववादी, एक तांत्रिक या निरंकुशवादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी व्यवस्था है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षा, जिसमें कि वर्तमान में काफी हद तक प्रचलित यही है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेटिक एजुकेशन। तो डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक का जैसा कि आप शब्द से ही अर्थ समझ पा रहे हैं, समान अधिकार सभी को, जब हम उनके कर्तव्य और उनके जो भी आधार हैं, जो भी उनके मूल अधिकार हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। तो शिक्षा के संदर्भ में लोकतांत्रिक शिक्षा से क्या तात्पर्य होगा, निश्चित तौर पर कि बालक की रुचियों को, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी जो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनकी सभी प्रकार की चीजों को महत्व दिया जाए, उसको समझा जाए, उसको जो है मेन बिंदु रखा जाए। तो उसी को प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, जबकि हमारी रूढ़िवादी में कौन था, हमारा शिक्षक क्रियाशील था और बालक निष्क्रिय था। लेकिन इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं और सबसे बड़ी बात कि इसमें बालक को मुख्य स्थान दिया गया है और शिक्षक को गौड़ यानी कि सेकंड स्थान दिया गया है। इसलिए इस आधार पर इसको हम कह सकते हैं कि यह बाल केंद्रित व्यवस्था है शिक्षा की। तो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षा एक बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें बालक को प्रथम स्थान दिया गया है तथा शिक्षक को गौड़ या सेकंड स्थान दिया गया है, जिसमें कि शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही निश्चित तौर पर क्रियाशील रहते हैं या शामिल रहते हैं। और साथियों वर्तमान में जो बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में आ रही है, शामिल की जा रही है, जिस पे अत्यधिक जोर दिया जा रहा है, तो उसके बाद उसका नाम है हस्तक्षेप रहित शिक्षा, नॉन इंटरफेरेंस एजुकेशन का आजकल दौर है, जिसमें यह प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षक को बिल्कुल साइड में कर दिया जाए। यानी कि साइड में करने से मतलब अब वो शिक्षक सिर्फ एक मेंटर के रूप में काम करे या सिर्फ गाइड करने का या साइड से चीजों को वॉच करने का काम करे, अब वो खुद से ना समझा करके बस थोड़ा सा एक माहौल उपलब्ध कराए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को नॉन इंटरफेरेंस एजुकेशन या हस्तक्षेप रहित शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूर्णतः ही सर्वे सर्वा बालक को माना जाता है और यह स्व अध्याय की पद्धति पर आधारित है। यानी कि बच्चा स्वयं से पढ़ के करके सीखे, अपने आप से करे, क्योंकि ऐसा माना जाता है बालक में जन्मजात कुछ क्षमताएं होती हैं, उनके साथ वह पैदा होता है। बस इसको आवश्यक है एक उचित वातावरण की, उचित माहौल की, उचित एक ऐसी व्यवस्था की, बस बालक स्वयं भी अपनी चीजों को कर सकता है, सीख सकता है आदि आदि। तो इस आधार पर इसी को ही हस्तक्षेप रहित शिक्षा कह रहे हैं, जो कि पूर्णतः बाल केंद्रित आधारित ही शिक्षा है
जैसे कि आपकी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली आजकल वर्तमान में बहुत प्रचलित है, जिसमें कि शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक को हटा करके उसको अपनी स्वयं अध्याय की प्रकृति और जो भी वो अपने अनुसार चीज़ों को ग्रहण कर सकता है, और जो है बस उसको क्या है, शुरुआत में कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें उपलब्ध कराइए, बाकी बाद आप एज ए मेंटर एक साइड में एक गाइड के रूप में काम करते हैं शिक्षक, ना कि मुख्यतः सिखाने का कार्य करते हैं। तो उसी शिक्षा व्यवस्था को हस्तक्षेप रहित शिक्षा या नॉन इंटरफेरेंस एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें बालक कौन होता है, सर्वे सर्वा होता है। यह स्वाध्याय की पद्धति पर आधारित होती है, जैसे कि हमारी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, और ये एक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने पढ़ा हमारी शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य, प्रकृति और प्रकार क्या है। तो आपसे जल्द ही अगली क्लास में मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।